हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका DSC 9 का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के चैप्टर नंबर 6 कार्यपालिका, चुनाव, सत्ता, कार्य और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका इसके इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट के चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में हम यूनिट सेकंड चैप्टर नंबर 6 कार्यपालिका, चुनाव, सत्ता, कार्य और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, भारत का लोकतंत्र दो स्तंभों पर टिका है, पहला राष्ट्रपति और दूसरा प्रधानमंत्री। तो एक है राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख और दूसरा है सरकार का वास्तविक मुखिया। तो लेकिन आप क्या जानते हैं कि जो दोनों की शक्तियां है और दोनों की भूमिका है उनमें क्या और कितना फर्क क्यों है? तो आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे कार्यपालिका संविधान का वह अंग है जो कानून लागू करता है और शासन की जिम्मेदारियां निभाता है। भारत में संसदीय प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख। तो जो भारतीय संविधान है उसमें कार्यपालिका का मतलब यही है कि वे अधिकारी और वे संस्थाएं जो कानून को लागू करती है, अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो कार्यपालिका का उद्देश्य प्रशासन को सुचारू रखना और नीतियों को लागू करना है। लेकिन जो केंद्र स्तर पर है उस पर सबसे जो अहम पद माना जाता है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रपति को लेकर। तो अब हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भारत में राष्ट्रपति है उसको संवैधानिक मुखिया भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे वर्तमान की राष्ट्रपति हैं ये हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है। ये हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो चुनाव देखेंगे निर्वाचक मंडल द्वारा लोकसभा, राज्यसभा के चुने हुए सांसद और राज्य विधानसभा के चुने हुए विधायक। योग्यता इनकी भारतीय नागरिक, 35 वर्ष से अधिक, लोकसभा सदस्य की योग्यता। तो जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का प्रमुख है, पर वास्तविक सत्ता है जो उसके पास वो नहीं होती है। असली कार्यकारी अधिकार मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास होते हैं। तो अब हम उनका जो कार्यकाल है वो देख लेते हैं। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि पुनः चुनाव संभव भी होता है। शक्तियां इनकी जो जो आती है वो आती है कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, आपातकालीन। तो कार्यकारी में हम देखेंगे प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये सभी इनकी कार्यकारी शक्तियां होती है। जो असली कार्यकारी अधिकार होता है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास होता है। विधायी शक्ति में आता है इसमें संसद सत्र बुलाना, भंग करना, विधेयकों को मंजूरी देना। और न्यायिक शक्ति में आता है माफी, सजा में कमी, स्थगन, दया याचिका पर निर्णय। और आपातकालीन में आता है राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल लागू करना। तो जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक मुखिया भी कहा जाता है और वह राज्य का प्रमुख है, पर वास्तविक सत्ता है वो उसके पास नहीं होती है। जो असली कार्यकारी अधिकार होता है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास होता है। और राष्ट्रपति की भूमिका है प्रतीकात्मक एकता और संविधान की रक्षा करना। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसी बात को लेकर कहा था कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होगा, परंतु संकट के समय में उसकी भूमिका बेहद अहम हो सकती है। तो यही थी हमारे राष्ट्रपति की स्थिति। जो हमारा राष्ट्रपति था उसका चुनाव, उसकी योग्यता, उसके कार्यकाल और उसकी शक्तियों को हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है
महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके माध्यम से किसी भी जो संवैधानिक पद है उसको हटाया जा सकता है। इसका कारण जो हो सकता है महाभियोग का, वो हो सकता है संविधान का उल्लंघन। अर्थात अगर कभी संविधान का उल्लंघन कोई करता है तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया क्या है उसको समझ लेते हैं। किसी भी सदन में प्रस्ताव नोटिस, तो कोई भी लोकसभा या राज्यसभा, उसमें सबसे पहले एक प्रस्ताव आता है, एक नोटिस आता है, सदन में बहस होती है और दो तीन तिहाई बहुमत से वो पारित होता है। फिर जो जिस भी सदन में आया, मान लीजिएगा पहले राज्यसभा में आया, तो राज्यसभा में बहस होगी और दो तिहाई बहुमत से वो पारित होगा। उसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, अर्थात लोकसभा में जाएगा, जिसमें भी दो तिहाई बहुमत से पारित होगा। और अगर दोषी पाया जाता है तो दोषी पाए जाने पर पद से हटाया जा सकता है। तो यही थे हमारे महाभियोग की प्रक्रिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा उपराष्ट्रपति को लेकर आता है। तो अब हम उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति में हम देखेंगे इनका चुनाव कैसा होता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य है, तो इनका जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य से होता है। और जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे अभी के उपराष्ट्रपति थे वर्तमान के, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने अपना पद त्याग दिया है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु, त्यागपत्र की स्थिति में कार्यकारी राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। तो जो अगर किसी कारणवश जो राष्ट्रपति या उसकी अनुपस्थिति या उसका मृत्यु या उसका त्यागपत्र वो दे दे, तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो यही था हमारा उपराष्ट्रपति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को देख लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो भारत की राजनीति का सबसे शक्तिशाली पद होता है। लोकसभा में बहुमत दल संगठन के नेता, तो ये लोकसभा में बहुमत दल संगठन के नेता भी होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका के मुख्य भी यही कहलाए जाते हैं, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का नेता होता है और लोकसभा में बहुमत दल का प्रतिनिधित्व होता है। साथ ही सरकार की नीतियों और निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व ही तय करते हैं, इसलिए इसे कार्यपालिका का असली मुखिया भी कहा जाता है। तो यही थे हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री दामोदर नरेंद्र मोदी जी। इनके कर्तव्य देख लेते हैं। इनके कर्तव्य में यही आता है कि मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना, नीतियां बनाना व लागू करना, राष्ट्रपति को सलाह देना, साथ ही संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व। तो ये सभी थे प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ये हमने प्रधानमंत्री देख लिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यहाँ पे प्रधानमंत्री की शक्तियां और भूमिका को लेकर, जो कि इसमें मिसिंग है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। जो प्रधानमंत्री की शक्तियां वे यही आती है, जैसे कि कैबिनेट का नेतृत्व करना, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना, नीति निर्माण करना। कैबिनेट का नेतृत्व करने में आता है सभी मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह से ही काम करते हैं। और जो नीति निर्माण होता है इसमें सरकार की योजना और बजट प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुसार ही तय होते हैं। संसद में नेतृत्व आता है तो वह लोकसभा में सरकार का पक्ष भी रखता है। विदेश नीति होती है, जैसे कि विदेश यात्रा और संध्या उसी के नेतृत्व में होते हैं। आपातकालीन भूमिका में भी निभाता है, जैसे कि संकट की स्थिति में जो राष्ट्रपति है उसको सलाह देने का कार्य भी प्रधानमंत्री करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के बिना जो मंत्रिपरिषद है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब हम मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। तो जो हमारा मंत्रिपरिषद होते हैं इसमें हमारे 3 प्रकार के मंत्री होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है कैबिनेट मंत्री, सेकंड आता है राज्य मंत्री, थर्ड हमारे उप मंत्री। तो इनका जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो यही होता है कि वे लोकसभा के प्रति जवाबदेह हो। इनका कार्य होता है नीतियां तैयार करना और विभागीय कार्यों का संचालन करना। तो यही कार्य होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद तक। तो यही था हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका। तो अब हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका देख लेते हैं। तो प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रपति का प्रभाव कुछ स्थितियों में अधिक रहा है। बहुमत वाली स्तर सरकारों में प्रधानमंत्री की शक्ति बहुत बढ़ी। तो जो संविधान है उसने राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख और प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख बनाया है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास सावधान करने और चेतावनी देने का अधिकार भी है। गठबंधन सरकारों के दौर में 1989 से 2014 राष्ट्रपति ने सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभाई। 2014 के बाद बहुमत सरकारों के साथ प्रधानमंत्री का वर्चस्व बढ़ा, राष्ट्रपति की भूमिका अधिक औपचारिक रही। तो जो व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक रूप से दोनों का जो रिश्ता है वो सहयोग और विश्वास पर टिका है। यदि दोनों के बीच जो तालमेल ना हो तो जो लोकतंत्र है वो संकट में भी
पड़ सकता है। तो यही था हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे भारत की कार्यपालिका का संतुलन राष्ट्रपति के औपचारिक अधिकार और प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्ति के बीच है। तो जो भारत है वो भारत का जो लोकतंत्र है वो अनोखा है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक संरक्षक है और जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्र का वास्तविक नेता। तो राष्ट्रपति देश की एकता और संविधान की रक्षा करता है, वहीं जो प्रधानमंत्री है वो जनता की आकांक्षाओं को नीतियों और योजनाओं में बदलता है। तो यह संतुलन राजनीतिक परिदृश्य और चुनावी परिणामों पर निर्भर करता है। तो दोनों ही मिलकर भारत के लोकतंत्र की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, यानी जो राष्ट्रपति है वो संविधान का प्रहरी है और जो प्रधानमंत्री है वो लोकतंत्र की धड़कन है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारा यूनिट नंबर सेकंड का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर सेकंड का ही आता है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 आता है, जिसमें हम न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आपने अक्सर अखबारों न्यूज चैनलों पर सुना होगा कि राष्ट्रपति ने नया बिल साइन किया और प्रधानमंत्री ने नई योजना लॉन्च की। तो आपको पता है कि वे कहाँ पे होती है? तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए अगर किसी देश में कानून तो हो लेकिन उनको लागू करने या उनकी रक्षा करने वाली संस्था ना हो, तो क्या ही होगा। तो ऐसी स्थिति में जो समाज है वो अराजकता में बदल जाएगा, और यही कारण है कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए न्यायपालिका यानी जो हमारी जुडिशरी है वो सबसे अहम स्तंभ है। तो आज हम समझेंगे भारत की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भूमिका, शक्तियां और उनका महत्व। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और एकीकृत संरचना है, जो पूरे देश में समान रूप से कानून लागू करती है। तो जो भारत की न्यायपालिका वो स्वतंत्र और एकीकृत है। इसका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, विवादों का निपटारा करना और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना है। तो जो भारत की न्यायपालिका वो स्वतंत्र और एकीकृत है, जिसका मतलब यही है कि पूरे देश में एक ही तरह का कानून लागू होता है और सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। तो जो न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य है वो आता है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, विवादों का निपटारा करना, साथ ही संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना। न्यायपालिका 3 स्तरों पर काम करती है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो जो भारत में न्यायपालिका है वो 3 स्तरों पर काम करती है। सबसे पहला हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। सेकंड आता है हाई कोर्ट, जो कि राज्य स्तर पर होता है, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं। थर्ड हमारा आता है निचली अदालतें या अधीनस्थ न्यायालय, जैसे कि जिला और स्थानीय स्तर पर जो काम करती है। तो जैसे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर अंतिम फैसला देता है, वैसे जो सुप्रीम कोर्ट है वो देश में अंतिम न्याय देता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सर्वोच्च न्यायालय को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो आप देख सकते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट है, स्थापना देखेंगे 28 जनवरी 1950। तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। स्थान नई दिल्ली, और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। संरचना में हम देखेंगे एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश। तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसे सीजीआई कहा जाता है, और अधिकतम जो न्यायाधीश होते हैं वे 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नियुक्ति देख लेते हैं। नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से। तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसमें कॉलेजियम प्रणाली का पालन भी होता है। अब हम इसके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो 65 वर्ष की आयु तक। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वे 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। शक्तियां देखते हैं: विधि की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो जो संसद की वो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य शक्ति है भी यही है कि कानून की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना। तो यही सभी हमारी शक्तियां थी सुप्रीम कोर्ट की। तो ये तो हमने सुप्रीम कोर्ट देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है न्यायाधीशों पर महाभियोग। तो अब न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। तो केवल सिद्ध आचरणहीनता या अक्षमता के आधार पर। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को केवल दो ही कारणों से हटाया जा सकता है। फर्स्ट हमारा सिद्ध दुर्व्यवहार और दूसरा हमारा अक्षमता। तो इसकी क्या प्रक्रिया रहती है उसको देख लेते हैं। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव। तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, पहले लोकसभा या राज्यसभा में, फिर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित।
तो जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाना, इसके बाद जो राष्ट्रपति होता है वो उस न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। तो यह प्रक्रिया इतनी कठिन बनाई गई है कि अब तक भारत में किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को महाभियोग से नहीं हटाया जा सका। तो यही थी हमारी न्यायाधीश पर महाभियोग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका तभी मजबूत मानी जाएगी जब न्यायाधीश स्वतंत्र होकर फैसले ले सकेंगे। तो भारत में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति और कार्यकाल की सुरक्षा, उनकी जो नियुक्ति और कार्यकाल है वे सुरक्षित है। वेतन भत्ते विशेष अधिकार में कटौती नहीं, जो वेतन और भत्ते होते हैं उनमें संसद कमी नहीं कर सकती। न्यायिक कार्यों पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। तो जो भी न्यायिक कार्य होते हैं उन पर संसद में बहस नहीं हो सकती, केवल महाभियोग से ये हटाया जा सकता है। और जो ये न्यायाधीश होते हैं उनको केवल महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। तो इससे हमें यही सुनिश्चित होता है कि जज किसी राजनीतिक दबाव में आकर फैसला नहीं लेगा। तो यही था हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, शक्तियां व कार्य। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या क्षेत्राधिकार है, उनकी क्या शक्ति और क्या कार्य है उसको देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग तरह की शक्तियां मिली है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है मूल अधिकार क्षेत्र। केंद्र और राज्य के बीच विवाद, मौलिक अधिकार उल्लंघन के मामले। केंद्र और राज्य के बीच विवाद या मौलिक अधिकार के उल्लंघन के से जुड़े जो मामले होते हैं वे सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं। सेकंड आता है अपील अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील। तो जो भी हाई कोर्ट के फैसले होते हैं उनके खिलाफ जो भी अपील की जाती है उसके माध्यम से भी जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें मुकदमे लाए जा सकते हैं। थर्ड आता है परामर्श अधिकार, राष्ट्रपति की कानूनी सलाह। तो राष्ट्रपति किसी कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। थर्ड आता है न्यायिक पुनर्वलोकन, कानून और आदेश की संवैधानिक वैधता की जांच। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो यह जांच करता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं है। फिफ्थ हमारा आता है जनहित याचिका, जिसे हम PIL भी कहते हैं। तो आम जनता के हित से जुड़े मामले। तो किसी भी आम नागरिक को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी सार्वजनिक हित से जुड़े मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठा सके। तो जो PIL है, जो जनहित याचिका है, वो गरीब आदमी का हथियार भी कहा जाता है, क्योंकि इससे न्याय हर किसी के लिए सुलभ हो गया है। तो यही था हमारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, शक्तियां व उनके कार्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा उच्च न्यायालय आता है, अर्थात हमारा हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो प्रत्येक राज्यों के लिए, तो भारत के हर राज्य या राज्यों के समूह के लिए एक हाई कोर्ट होता है। संरचना देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश संख्या राष्ट्रपति तय करती है। तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश भी होती है। तो इसकी जो संख्या होती है वो राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। नियुक्ति में हम देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श लेकर। तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के CJI और राज्यपाल से परामर्श लेकर। कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का। तो यही था हमारा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, शक्तियां व कार्य। तो जो हाई कोर्ट है उसकी भी कई शक्तियां होती है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है मूल अधिकार क्षेत्र। सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई, अर्थात जो दीवानी और आपराधिक मामले होते हैं उनकी सुनवाई की जा सकती है। अपील अधिकार क्षेत्र, निचली अदालतों के फैसलों पर अपील। जो निचली अदालतों के फैसले होते हैं उन पर अपील सुनना। निगरानी शक्ति, राज्य के अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण। तो अपने राज्य की जो भी अधीनस्थ अदालतें होगी उन पर नियंत्रण कर सकता है उच्च न्यायालय। फोर्थ आता है रिट जारी करने की शक्ति, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी की जा सकती है हाई कोर्ट में। तो आप एक तरीके से मान के चलिए जैसे स्कूल में प्रिंसिपल सभी शिक्षकों के काम पर नजर रखते हैं, वैसे ही जो हाई कोर्ट है वो अपने राज्य की निचली अदालतों की निगरानी भी करता है। तो यही थे हमारे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, उनकी शक्तियां व उनके कार्य। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के न्यायिक तंत्र की रीढ़ है। तो स्टूडेंट, जो भारत की न्यायपालिका है वो केवल न्याय देने की संस्था नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र और संविधान की संरक्षक भी है। यह न केवल न्याय दिलाते हैं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा भी करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वे दोनों मिलकर यही सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित न हो, कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो और लोकतंत्र की जड़ें हमेशा मजबूत बने रहे। यानी जो न्यायपालिका ही है जो हमें याद दिलाती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 7 है वो हमारा कंप्लीट होता है। जिसके साथ ही जो हमारी
यूनिट नंबर सेकंड है वो भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में हमारी टोटल 4th चैप्टर थे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। तो ये थी आपकी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहे, जहां हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की संवाद और विकेंद्रीकरण के चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 के वीडियो लेक्चर में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।